मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। जो नए अनुसंधान कार्य हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, वो उन तक पहुंचे ताकि वो खेती में सही काम कर सकें और अच्छा मुनाफा ले सकें और अच्छी उपज उन्हें मिल सके। आज मैं बात करना चाहता हूँ जिंक के प्रयोग की। जिंक के प्रयोग में बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका सल्फेट साल्ट आता है 21% वाला और 33% वाला, और चिलेट वाला जिंक भी आता है। और चिलेट वाला जिंक काफ़ी महंगा होता है। और लेकिन ये किन कंडीशन में प्रयोग करना चाहिए और सल्फेट वाला कब प्रयोग करना चाहिए, इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। क्योंकि जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और खास तौर से धान में इसकी बहुत कमी देखी जाती है। और इसकी कमी से पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं, कल्ले नहीं निकलते हैं। और धान में इसकी कमी से जो रोग होता है वो खैरा रोग होता है। और भी फसलों में रोग होते हैं, लेकिन खास तौर से हम धान की बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कौन सा जिंक हमको किस कंडीशन में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमको उसको उससे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। जो भी हम जिंक की खाद डालें उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिले, अच्छे से अच्छे हमें को रिजल्ट मिल सके। देखिए यहाँ मैंने दो तरह के जिंक लिखे हैं, एक जिंक सल्फेट है और एक चिलेटेड जिंक है। तो जो जिंक सल्फेट आता है वो दो में आता है, 21% वाला और 33% वाला जिंक। एक चिलेटेड जिंक है वो जनरली ईडीटीए जिंक होता है, 12% वाला होता है। तो ये ईडीटीए में जनरली आता है। ईडीटीए जिंक ये करीब 12% का होता है। अब यहाँ मैंने कंडीशंस लिखी हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा प्रयोग करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मिट्टी की पीएच क्या है, वो 7.5 से ज्यादा है या कम है। अगर उसकी पीएच 7.5 से ज्यादा जा रही है, या लवणीय है, या क्षार है, साल्ट ज्यादा है, या सोडियम ज्यादा है, तो ऐसी मिट्टी में हमें बुआई के समय जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी मिट्टी में ये जिंक सल्फेट आप मिट्टी में नहीं मिलाएं। ये मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। आपको ऐसा जिंक बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं डालना चाहिए बुआई के समय। जो हम रिकमेंडेशन देते हैं कि 10 kg प्रति एकड़ डालो या 6 kg प्रति एकड़ डालो, वो आपको नहीं डालना है। ऐसी मिट्टी में आप ना डालें। जितना भी आप जिंक डालेंगे वो सारा इंसॉल्युबल हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा। इतनी हाई पीएच पे जिसमें साल्ट ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, पीएच ज्यादा जा रही है, जिंक अपना रूप बदल देता है, मिट्टी के अंदर जाकर के हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, और फिर वो पानी में घुल नहीं पाता। जब पानी में घुल नहीं पाता है तो पौधों की जड़ों को मिल नहीं पाता। तो जिंक तो मिट्टी में पड़ा हुआ है, मिट्टी के अंदर है, लेकिन वो इस रूप में बदल गया है कि पौधों की जड़ें उस रूप को ले नहीं पाती। तो एक तरह से हमारा वो पैसे की वेस्टेज है। हम जिंक तो डाल रहे हैं, मिट्टी के अंदर भी है, लेकिन जड़ उस रूप को नहीं ले पा रही क्योंकि उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। पीएच के कारण मिट्टी की जब पीएच बदलती है तो सभी पोषक तत्वों के रूप बदल जाते हैं। अगर वो रूप अघुलनशील हो गया तो पौधों की जड़ उसको नहीं ले पाती। अधिक पीएच होने पर जिंक अपना रूप बदल के अघुलनशील हो जाता है, उस कारण से जड़ उसको नहीं ले पाती हैं। तो ऐसी मिट्टी में जिंक सल्फेट नहीं डालना है। वहां जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो चिलेट जिंक का आएगा। तो यहाँ जो बढ़िया आएगा, सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, वो चिलेट जिंक देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट रिजल्ट वाला चिलेट है। हालांकि ये देखिए चिलेट जिंक काफी महंगा आता है, 1 किलो का 1,000 रुपए किलो का भी हो सकता है, इससे महंगा भी हो सकता है, थोड़ा सस्ता भी हो सकता है। सामान्यतः करीब ये 1,000 रुपए किलो तक के चिलेट वाले मिलते हैं। तो खेती का खर्चा इससे बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि हमको जिंक उपलब्ध कराना है तो हमको चिलेट के माध्यम से देना पड़ता है। तो चिलेट खासतौर से मिट्टी के लिए, ऐसी ही मिट्टियों के लिए बनाया गया है जहां वो अपना रूप बदल लेता है, हाई पीएच हो जाती है। तो चिलेट वाला जिंक अपना रूप नहीं बदलता, ये पानी में घुलनशील रहता है चिलेट वाला जिंक, और जड़ें इसको ले लेती है। इस कारण से ये पौधों को मिल जाता है। तो अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है तो वहां आप चिलेट वाला जिंक डालिए, जिंक सल्फेट नहीं डालना चाहिए। अगर मिट्टी अम्लीय है, दूसरा पॉइंट, अम्लीय मिट्टी है मतलब पीएच इसकी 6.5 से कम है, तो ऐसी मिट्टी में आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब अम्ल ज्यादा होता है मिट्टी के अंदर, एसिड ज्यादा होता है, तो जिंक घुल जाता है। तो जिंक की घुलनशीलता अम्लीय मिट्टी में बनी रहती है। तो जिंक सल्फेट डालेंगे वो मिट्टी में घुला रहेगा क्योंकि उसके अंदर अम्ल ज्यादा है, अम्ल की प्रधानता है। तो इस कारण से जिंक घुला रहता है। जब क्षार होने से जिंक इनसॉल्युबल हो जाता है, लेकिन अम्ल होने से सॉल्युबल हो जाता है। इस कारण से आप यहाँ जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। और चिलेट जिंक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हमको यहाँ ये ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि इसका पैसा कम आएगा, हमारा खर्चा यहाँ पे कम आएगा। यहाँ खर्चा हमारा ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ खर्चा कम रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में फिर आप जिंक सल्फेट डालिए। हम दोनों डाल सकते हैं, लेकिन हमको ये जिंक सल्फेट डालना चाहिए क्योंकि उससे ये सस्ता रहता है चिलेट जिंक की अपेक्षा, तो हमारा खेती का खर्चा कम आएगा और जिंक भी पूरा उपलब्ध हो जाएगा। अगर मिट्टी में कार्बोनेट ज्यादा है या बाइकार्बोनेट ज्यादा है, कैलकेरियस सॉइल है, तो ऐसी मिट्टी में भी हमको जिंक सल्फेट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कार्बोनेट के साथ ही जिंक कार्बोनेट बन जाता है, कार्बोनेट के ऊपर चिपक भी जाता है जिंक, तो उस कारण से पौधे को नहीं मिल पाता। तो जिंक कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, तो जो हम जिंक डालेंगे जिंक सल्फेट से पानी में टूट करके वो जिंक ये कार्बोनेट के ऊपर चिपक जाते हैं इसके, या आपस में कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो ये अघुलनशील हो जाएगा और फिर ये नहीं मिल पाएगा। तो जो कैलकेरियस सॉइल है, कार्बोनेट ज्यादा है, बाइकार्बोनेट ज्यादा है, पानी में भी अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे खेत में हमको कार्बोनेट ये जिंक सल्फेट नहीं डालना चाहिए, वहां हमको चिलेट वाला जिंक ही डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हमें छिड़काव करना है तो हम किसका छिड़काव करें। तो देखिए, छिड़काव हम दोनों का कर सकते हैं। जब फसल बड़ी हो गई 30-35 दिन बाद हम एक छिड़काव 2 छिड़काव कर सकते हैं। तो यहाँ हम जिंक सल्फेट का भी कर सकते हैं और चिलेट वाले जिंक का भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें रिजल्ट अच्छा नजर आएगा वो जिंक सल्फेट का आएगा, तो ये कम खर्चा यहाँ होगा। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम जिंक सल्फेट का करें। ऐसा नहीं है कि हम चिलेट वाले जिंक का छिड़काव नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि देखिए बहुत महंगा है, ये सस्ता है और इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, खेती का खर्चा भी कम आएगा। जहां हम दोनों प्रयोग कर सकते हो, जिंक सल्फेट और चिलेट जिंक, तो वहां हमको सल्फेट वाला करना चाहिए क्योंकि हमारी खेती की लागत कम आएगी। तो यहाँ देखिए छिड़काव हम दोनों का कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जिंक सल्फेट का करें, चिलेट वाले जिंक का हम ना करें। इसका देखिए, क्योंकि जिंक सल्फेट हम करते हैं तो इस समय 2 तत्व मिल जाते हैं। एक तो हमें जिंक भी मिल जाता है, दूसरा हमें सल्फर भी मिल जाता है। सल्फर जो है सल्फेट फॉर्म में होता है, तो हमको छिड़काव करने से 2 पोषक तत्व मिलते हैं। जबकि चिलेट वाला जिंक करेंगे तो केवल हमको जिंक मिलेगा। यहां हमको दोनों मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा और जिंक सल्फेट भी मिलेगा। तो इससे एक तो खेती का खर्चा भी कम है, सस्ते पड़ रहे हैं, दूसरा 2 पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो फसल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, अच्छी यील्ड मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि फास्फोरस खाद के साथ हमें देना है जिंक, जैसे हम फास्फोरस बुआई के समय देते ही हैं, चाहे एनपीके के माध्यम से एनपीके खाद दें, एसएसपी दें, डीएपी दें या कोई दूसरी फास्फोरस वाली खाद दें, और हमको अगर मिक्स करके खाद देनी है, क्योंकि जब हम सारी खादों को मिक्स करते हैं तो हमारा डालने का खर्चा कम आता है खेती का। 2 खाद को 2 बार में डालने जाएंगे तो खर्चा ज्यादा आ जाएगा। तो कोशिश यही होती है कि अधिकतम खादों को हम मिला सकें, लेकिन उर्वरकों को मिलाने का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। सारी खादें नहीं मिलाई जाती, जो मिलकर के इंसॉल्युबल हो जाती हैं, अघुलनशील कंपाउंड बनाती हैं, उनको नहीं मिलाना चाहिए। जिंक फास्फोरस के साथ जब मिलता है तो अघुलनशील हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है, जिस कारण से मिट्टी के अंदर वो घुलता नहीं है और फिर पौधों की जड़ उसको ले नहीं पाती। इस कारण से ना तो जिंक पौधों को मिल पाता है, ना फास्फोरस मिल पाता है। तो फास्फोरस वाली खाद के साथ ये जिंक सल्फेट हमें नहीं मिलाना चाहिए। तो अगर हम एनपीके प्रयोग कर रहे हैं, एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी प्रयोग कर रहे हैं, एमएपी प्रयोग कर रहे हैं, कोई दूसरी फास्फोरस जिसमें फास्फोरस है, उसमें जिंक सल्फेट आप बिल्कुल भी मिक्स ना करें, फिजिकल मिक्सचर ना करें। अगर डालना भी है तो आगे पीछे 1-2 दिन के अंतर पर डालें, कि पहले फास्फोरस डाल दें, बाद में जिंक डाल दें। जैसे धान में अगर हमें डालना है तो पहले हम डीएपी, एनपीके, एसएसपी ये सब डाल दें रुपाई के समय, और रुपाई के 15-20 दिन बाद, 10 दिन बाद हम जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। तो यहां अंतर होना चाहिए। अगर आप जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, फास्फोरस साथ देना है, तो दोनों को मिक्स करके नहीं डालना है, दोनों के बीच में कुछ 2, 4, 5, 6 दिनों का अंतर रखना है, ताकि दोनों आपस में फिजिकल मिक्सचर ना करें। तो आप इसको मिक्स नहीं, हमको इसको मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन चिलेट वाला हम मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये चिलेट वाला जिंक इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये चिलेट वाला फायदा है। इसमें यह फायदा हो रहा है कि एक तो हमको डालने में आसानी है क्योंकि फास्फोरस मिक्स कर रहे हैं, दूसरा क्षारीय लवणीय मिट्टी में डाल सकते हैं जहां की जिंक सल्फेट अवेलेबल नहीं हो पाता, ये अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ इसके चिलेट वाले के भी फायदे हैं। अगर हमें यूरिया के साथ मिक्स करके देना है तो हम जिंक सल्फेट को भी मिक्स कर सकते हैं और चिलेट वाले को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हमारा कम खर्चा आएगा क्योंकि ये सस्ता है। तो अगर आप यूरिया के साथ मिक्स करके देना चाह रहे हैं या पोटाश वाली खाद के साथ मिक्स करना चाह रहे हैं, तो भी ये हम इसको मिक्स कर सकते हैं। जिंक सल्फेट को मिक्स कर सकते हैं और चिलेट वाले को मिक्स कर सकते हैं। तो पोटाश एमओपी के साथ अगर मिला के देना चाहें तो एमओपी के साथ भी हम दे सकते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ भी हम दे सकते हैं, दोनों को मिक्स कर सकते हैं। तो अब देखिए कि जो चिलेट वाले जिंक को हम देखते हैं, तो चिलेट वाले जिंक को हम हर कंडीशन में, हर मिट्टी में, हर खाद के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। चाहे मिट्टी की पीएच कम हो, ज्यादा हो, फास्फोरस की खाद है या नहीं है, छिड़काव करना है या नहीं करना है, चिलेट वाले को हम
हर कंडीशन में हर मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ समस्या क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें इस कारण से बहुत से किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है, खेती का खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं और जिंक सल्फेट की ये स्थिति है। अब एक ये स्थिति मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास क्षारीय लवणीय मिट्टी है तो हमको फिर चिलेट वाला जिंक डालना है, लेकिन यहाँ पे इसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। तब हम क्या करें, ऐसी स्थिति में फिर हमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जिंक सल्फेट का छिड़काव करें, या तो हम इसको डाल लें या इसका छिड़काव करें। अब छिड़काव कितना करना है, 5 ग्राम 1 लीटर पानी में, प्रति लीटर पानी में घोल कर इसका छिड़काव करें। मतलब 10 लीटर पानी लेकर के 50 ग्राम जिंक सल्फेट को हम छिड़काव कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि या तो हम चिलेट वाला प्रयोग कर लें यहाँ इस कंडीशन में, या अगर मिट्टी क्षारीय लवणीय है या तो हम इसका प्रयोग कर लें, चिलेट वाला प्रयोग कर लें, या हम जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दें। तो हमारा खेती का खर्चा भी बच जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और 2 स्प्रे हम कर दें 10-12 दिन के अंतर पर, तो जिंक की पूर्ति हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है, अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी की पीएच ज्यादा है, उसमें क्षार लवण बढ़ रहा है, तो वहां आप मिट्टी में जिंक सल्फेट ना डालें, वहां खड़ी फसल में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दें। 5 ग्राम जिंक सल्फेट 1 लीटर पानी में घोले करना है, 10 लीटर पानी में 50 ग्राम जिंक घोल करके आप 2 बार स्प्रे कर दीजिए, तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर ईडीटीए जिंक उपलब्ध है तो आप ईडीटीए जिंक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ईडीटीए जिंक, क्योंकि देखिए जड़ के माध्यम से जाएगा। जब हम ईडीटीए जिंक देंगे वो जमीन में देंगे, वो जड़ उसको लेगी, जड़ से पूरे पौधे में जाएगा। तो जो खाद जड़ से जाती है वो पूरे पौधे में जाती है और बड़ा अच्छा असर दिखाती है। लेकिन जिस खाद का हम छिड़काव करते हैं वो पत्तियों में रहती है, पूरे पौधे के अंदर नहीं जा पाती, और उसका जो असर है उतना अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी खाद जो हम दे रहे हैं वो जड़ के माध्यम से जाए। जो खाद पत्तियों के माध्यम से जाती है उसके इतने अच्छे रिस्पॉन्स, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते जितने जड़ के माध्यम से आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी खाद हम बुआई के समय दें, ताकि जब जड़ निकले, जड़ के माध्यम से वो एक एक पत्ती में, एक एक तने में, फूल में, हर जगह पहुंचेगी जड़ के माध्यम से। जड़ उसको लेंगी पानी के माध्यम से, वो पूरे पौधे के अंदर तत्व खाद पहुंच जाती है। लेकिन जब हम छिड़काव करते हैं तो पत्तियों पर ही रहती है, बहुत ज्यादा पत्ती के अंदर चल नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में ये छिड़काव एक फायदा तो देता है कि पौधे की थोड़ी कमी को तो पूरी कर देता है, लेकिन जो बेस्ट अगर हमको रिजल्ट चाहिए वो तभी आता है जब हम उसको जमीन में डालते हैं और जड़ें उसको लेती हैं। तो इसलिए चिलेट वाले जिंक का यहाँ फायदा इसलिए है क्योंकि इसको जड़ें लेंगे और पूरा पौधा इसको लेगा। लेकिन चूंकि महंगी खाद है, आपका खर्चा बढ़ जाएगा खेती का, तो वहां आप जिंक सल्फेट के 2 छिड़काव कर लीजिए। तो इस तरह से हम चिलेट वाले जिंक का खर्चे को कुछ हम कम कर सकते हैं। लेकिन इस बात को जो ध्यान रखिए कि अगर ये मैंने आपको चार्ट समझाया है, इस चार्ट को ध्यान में रखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जिंक के साथ हमें किस तरह से हम जिंक को दें कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि जिंक आवश्यक पोषक तत्व है, खास तौर से धान में जिंक की कमी से खैरा रोग आता है और यहाँ जिंक देना बहुत आवश्यक है। अगर आपने रुपाई के समय नहीं दिया है तो पहली खाद में जिंक आप जरूर दे दें, ताकि उसमें खैरा रोग ना आए, उसके अंदर भूरापन ना आए, फसल पीली ना पड़े, कल्ले अच्छे निकले, पौधे छोटे ना रहें और अच्छा बीज मिले, अच्छा उत्पादन मिले। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम जिंक का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।